हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसको पढ़ेंगे। और इस विषय को आप केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही ना पढ़ें, ये आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आप इसके जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। विषय मुश्किल नहीं है, हार्ड भी नहीं है। और अगर जटिल कई ऐसी अवधारणाएं हैं तो उसको सरल करने का काम हमारा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको विद एग्जाम्पल के साथ मैं क्या करूं, हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाता हुआ चलूं। इसमें आप देखते हैं मैंने इसमें जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दिया है। जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो जब आपको अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको चीजों को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आप देखते हैं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जैसे इंडियन जो आप इकोनॉमी है उसके संदर्भ में इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो देखते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं, इंक्लूसिव जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है वो देखते हैं। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी बात करेंगे। ये चार दृष्टिकोण है, आप देखते हैं चार कंटेंट है। और इन चारों आप जब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको विद एग्जाम्पल के साथ मैं चीजें समझाता हुआ चलूंगा। मैंने साइड ले रखी है नीचे, कुछ स्पेस रख रखा है जहां मैं आपको इनके एग्जाम्पल और इनकी इफेक्ट है, कारक है, इन सब चीजों को भी बता दूंगा। वैसे ऑलरेडी मैंने बता रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस विषय को अगर आप सोच रहे हैं कि ये जटिल विषय है तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ताकि चीजें आपको आराम से समझ में आ जाए। दूसरा, ये हमारे एग्जाम के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। और मानव के विकास की जो गतिविधियां हैं और उसको प्रभावित करने वाली जो गतिविधियां हैं, इसके अलावा उसका जो व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है और इंटरनेशनल लेवल से जितने भी जो कॉन्सेप्ट इनसे जो इशू जुड़ते हैं उन सभी का इन सबका इनमें इक्वल रोल रहता है। अब इन सबकी अलग अलग भागीदारी है, इनका मतलब अलग है, इनका मतलब अलग है और इन सब का मतलब अलग है। हम इसको समझते हुए जाएंगे कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये जो कॉन्सेप्ट है इन कॉन्सेप्ट को हम लोग आसानी से हमारे जीवन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आर्थिक समृद्धि। तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये जो आर्थिक समृद्धि है इसमें मात्रात्मक मतलब संख्यात्मक जो चीजें हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे भारत की अगर जीडीपी का कॉन्सेप्ट है तो वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बात करते हैं कि आर्थिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहां बात होती है, यहां समृद्धि की बात है, ठीक है। यहां देखो लिखा हुआ है ग्रोथ, ठीक है। और यहां जो है वो विकास की बात की जा रही है। लेकिन विकास के जो आयाम हैं आप देखते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट में, सामाजिक तरीके से, राजनीतिक दृष्टि से। इसके अलावा आप देखते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर है या फिर ह्यूमन नेचर है, इसका भी इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? क्योंकि जब आर्थिक व्यवस्था अगर बढ़ती है तो मानव और जो समाज है उसके दृष्टिकोण में भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। समावेशी विकास, ध्यान रखना कि ये मात्रात्मक है और आर्थिक विकास जो है ये गुणात्मक है। यहां केवल मात्रा पर ध्यान दिया गया है या गुण पर भी ध्यान दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब है कि इसमें सभी के साथ मतलब सभी की सहभागिता और सबके साथ की बात करता है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि कोई वंचित ना रहे, न्याय का जो सुनियोजित जो वितरण है वो यहां पर हो। इसमें बात करते हैं सतत विकास। ये कह रहा है कि आप विकास करिए लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। दूसरा कि आप जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो संसाधनों का उपयोग है वो इस हिसाब से करें कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो उससे प्रभावित नहीं हो, उनको दिक्कत नहीं हो। आप उनके लिए संसाधन उनके उपयोग के लिए बचा कर रखें, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हम लोग एक एक की बात करते हैं। वैसे इनके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन एक बार समझ लीजिए, फिर इनका जो कॉन्सेप्ट है और इनमें आने वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। पहला ये मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं और इन पॉइंटों को आप देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें शामिल है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या चीज शामिल है कि एक निश्चित समय अवधि, ये बात कर रहा है कि एक निश्चित समय अवधि में देश के भीतर, ये कह रहा है कि पहले एक निश्चित समय अवधि मतलब एक तो कैलेंडर वर्ष होता है, एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको देखते हैं। कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक माना जाता है।
इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी बात करते हैं तो वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक माना जाता है। ठीक है, एक निश्चित समयावधि तो मैं बात कर लेता हूं, आप आराम से इसको समझिए। 1 वर्ष की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये कह रहा है कि इस अवधि के दौरान मतलब 1 साल के अंदर देश के मतलब भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, के भीतर भारत के अंदर कुल वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादित जो वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन हो रहा है उसकी वास्तविक मात्रा के आधार पर संख्यात्मक आधार पर कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, इसके आधार पर देखते हैं कि ये जो उत्पादन की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक पेन की बात करता हूं, 1 वर्ष के अंदर मान लेते हैं कि एक कंपनी है इसको बनाने वाली और वो इसका निर्माण करती है, 1 वर्ष के अंदर 100 पेन बनाती है और अब ये 100 पेन बन गए इसमें, तो जो 1 वर्ष के भीतर जो 100 पेन का निर्माण हुआ है तो वो इसमें काउंटिंग किया जाएगा। दूसरा, यदि इस पेन के अंदर मान लेते हैं कि ये ऊपर का जो निक है, अगर मान लेते हैं कि ये पेन तैयार हुआ है लेकिन ये तैयार नहीं हुआ इसमें और 1 साल के भीतर ये नहीं लगा है, केवल ये लगा है, तो ये पूर्णतया कंप्लीट रूप से ये पेन का निर्माण नहीं हुआ है तो उसको उसमें काउंटिंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब फाइनली रूप से अगर गुड्स जो है वो तैयार नहीं है तो उसको काउंटिंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई चीज अगर मार्केट में बिकने के लिए आ गई है वो फाइनली गुड्स के रूप में माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि वास्तविक मतलब रियलिटी की बात कर रही है। ऐसा नहीं हो कि आपने केवल सोचा है कि हम लोग 100 पेन की जगह 200 पेन का उत्पादन करेंगे, आपने किया नहीं है। 1 वर्ष के भीतर या फिर मान लेते हैं कि आपने प्लान बनाया हो कि हमने 200 पेन की बात की थी लेकिन हमारे पास केवल 100 पेन ही बनकर तैयार हुए तो वो 100 पेन ही काउंटिंग होंगे। भले आपने जो प्लानिंग की थी या फिर जो आपने जो मटेरियल वगैरह गुड्स वगैरह है, रॉ मटेरियल वगैरह है, सारा बनाने के लिए रेडी कर रखा है लेकिन तैयार केवल 100 पेन ही हुआ है। आपने 1 साल के अंदर 200 पेन का टारगेट किया था लेकिन 100 है, तो इस बात का ध्यान रखना आपको केवल 100 पेन की ही इसमें गणना की जाती है। ठीक है, 200 पेन की नहीं। ठीक है, जो पेंडिंग में है तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर काउंटिंग होगा। क्लियर, अब बात करते हैं आगे। ये बात कर रहा है कि वास्तविक जीडीपी के % में वृद्धि, आर्थिक विकास उसके अंदर आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वृद्धि की कि वास्तविक जीडीपी, अब वास्तविक जीडीपी है तो इस वास्तविक का मतलब क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जीडीपी पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम का जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूं कि जीडीपी मान लेते हैं कि कोई भी देश है, ठीक है, हम भारत की बात कर लेते हैं, भारत के किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब एक भारत का क्षेत्र हो गया जिसके अंदर भारत का भौगोलिक क्षेत्र एक तो धरातलीय क्षेत्र हो गया, एक समुद्री क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो 12 नॉटिकल मील है वहां तक भारत का वो क्षेत्र माना जाता है। तो भारत का जो क्षेत्र है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, इसके अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाएं, मतलब अंतिम रूप से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन जो है वो 1 वर्ष के दौरान जो किया जाता है वो जीडीपी में काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, दूसरा, भारत की जीडीपी की बात कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि केवल भारत का जो क्षेत्र है यही केवल भारत का क्षेत्र नहीं माना जाता। भारत का भौगोलिक क्षेत्र अगर बात करते हैं, जैसे मान लें कि कोई भी फॉरेन कंट्री है और उसमें भारत का अगर जो दूतावास है, ठीक है, तो उस दूतावास को भी भारत की जीडीपी के अंदर ही काउंटिंग किया जाता है, वो भारत का भौगोलिक क्षेत्र ही माना जाता है। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, अगर मान लेते हैं कि भारत का दूतावास अमेरिका के अंदर है और भारत की अगर जीडीपी की काउंटिंग होगी तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर अमेरिका के अंदर जो भारत का दूतावास है उसमें अगर सेवाओं या फिर वस्तुओं का जो भी उत्पादन होगा वो भारत की जीडीपी में काउंटिंग होगा, ध्यान रखना इस बात का। और अगर अमेरिका का अगर कोई जो दूतावास है भारत के अंदर तो वो अमेरिका की जीडीपी के अंदर माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा, अगर मान लेते हैं कि भारत का कोई एरोप्लेन है, वो कोई किसी विदेशी धरती पे मतलब खड़ा है, तो जो उस एरोप्लेन के अंदर अगर मान लो कि कुछ भी सेवाएं और वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है तो भारत की जीडीपी में काउंटिंग होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, मतलब स्थान को इंपोर्टेंट रखा गया जीडीपी के अंदर। अब बात की जा रही है वास्तविक की बात की जा रही है, तो जीडीपी की गणना है ना 2 आधारों पर देखते हैं हम लोग। एक देते हैं कि जो रियल जीडीपी है जिसकी बात करते हैं, ठीक है, एक होती है नॉमिनल, ठीक है, नाममात्र की, ठीक है, जो वर्तमान संदर्भ में देखी जाती है। ठीक है, दोनों के बीच में हम लोग जब जीडीपी पढ़ेंगे तो उसको क्लियर करेंगे।
के परसेंट में वृद्धि, ठीक है, कि एक वर्ष के भीतर वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है किसी एक क्षेत्र के अंदर, उसको इसमें काउंटिंग किया जाता है जो रियल रूप से हुआ है, ठीक है। फिर है मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर केवल वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। अब ये टॉपिक, ये टर्म आता है कि मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति मतलब आप देख सकते हैं कि महंगाई, एक तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप देखते हैं कि महंगाई के अंदर क्या होता है, जो वस्तुओं की कीमत है वो बढ़ जाती है। अब उसके अलग अलग कारण है, जब हम मुद्रास्फीति पढ़ेंगे तो उसके कारणों को भी पढ़ेंगे, भाई कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आप देखते हैं वैश्विक घटनाओं की वजह से मुद्रास्फीति आ जाती है। मांग और जो आपूर्ति है उनकी श्रृंखलाओं में अगर मान लो कि अप डाउन होता है, आपूर्ति अगर मान लो नहीं हो रही है सामान की, मान लो कि ये पैनल जो बुक तैयार हुआ है, अगर मान लो कि इस पैनल का कोई ऐसा पॉइंट जो इसके अंदर लगना जरूरी था, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि सेमीकंडक्टर मान लो इसमें लगता है और सेमीकंडक्टर इसमें नहीं है, बाकी पूरा तैयार हुआ है, तो ये पूरी तरह से ये उपयोगी नहीं है, अभी तैयार नहीं हुआ, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब पता चले कि इसकी तैयार करने की जो व्यवस्था है वो 2025 में तैयार की थी कि 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर हम इसको तैयार करेंगे, लेकिन पता चला कि इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर चाहिए था उसकी जो आपूर्ति है वो नहीं हुई, और आपूर्ति ना होने की वजह से वो जो सेमीकंडक्टर की प्राइस मान लेते हैं कि पहले 10,000 रुपए थी, अब वो ना होने की वजह से और इस फाइनल गुड्स को सेल करने के लिए आयात किया जाता है, और आयात करने से क्या होता है कि जो प्राइस बढ़ जाती है उसकी, हमको तो चाहिए इसको क्योंकि वो उपयोगी नहीं है, और इसको चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा, तो कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। और जो कीमत बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी है, इसकी वास्तविक कीमत इतनी नहीं थी, लेकिन महंगाई की वजह से क्या हो गया, मतलब प्राइस बढ़ने से क्या हो गया, वो कॉस्टली हो गया। और इसी प्रभाव, यही बात कही है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर, मतलब जो जीडीपी की या जो गणना की जाती है उसमें मुद्रास्फीति मतलब महंगाई का जो आधार है वस्तुओं और सेवाओं के अंदर को हटाकर केवल वास्तविक उत्पादन की वृद्धि को दर्शाता है। मतलब ये है, एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा हुआ इसमें, कौन सा, ये कह रहा है कि वास्तविक उत्पादन मतलब ये है कि वही मैं एग्जांपल दे देता हूं उस पेन का। एक वर्ष के भीतर हमने टारगेट बना रखा था कि हम 200 पेन का उत्पादन करेंगे, ठीक है, और 200 पेन के अंदर हमने टारगेट तो 200 पेन का किया था, लेकिन मांग और पूर्ति दोनों में कोई और या फिर और अन्य रीजन जिसकी वजह से, या हो सकता है कि कोई भी आंतरिक या फिर बाहरी कोई एक्सेसिव हो, या फिर हो सकता है कि कोई अन्य रीजन हो जिसकी वजह से जो मांग और आपूर्ति की वजह से जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ नहीं पहुंच पाया, और इस फिनिशिंग जो गुड्स है उसको बनने में उसने क्या किया, बाधा उत्पन्न की, और इस वजह से वो तैयार नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, केवल 100 पेन जो है वो बनाई, टारगेट कितने का था, 200 का, तो 200 पेन फाइनल मार्केट में बेचने के लिए उपयोगी हुए, तब ये क्या किया जाता है, वास्तविक रूप से इसका उत्पादन माना जाता है। हमने टारगेट 200 का किया था, वो इसमें शामिल नहीं होगा। अगर वो अगले वर्ष में, अगर मान लो कि 100 होता है तो वो अगले वर्ष में 100 को काउंटिंग किया जाएगा, ठीक है। ये अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है। आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारक कौन से, ये पूछ रहा है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है इसको, इसके प्रमुख कारक कौन से हैं, ठीक है। देखो आखिर क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों इसकी जो है वो डिमांड बनती है। पहला, मजबूत घरेलू मांग। अगर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक, अगर आप देखते हैं जो घरेलू मांग है, ठीक है, अगर ये बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि एक कॉन्सेप्ट है, मैं लिख के बता देता हूं। आप इसको समझ सकते हैं, यह बात कर रहा है कि मजबूत घरेलू मांग, ठीक है, मजबूत घरेलू मांग। अब आप देखिए कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की जो आय है मतलब इनकम है, ठीक है, उसके पास जो इनकम का सोर्स है वो पर मंथ 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब पता चले कि किसी कारणवश से इस व्यक्ति के पास इसकी आय में अगर बढ़ती होती है, हो सकता है इसकी सैलरी बढ़ जाए, ठीक है, या फिर और अन्य माध्यमों से अगर इसकी आय बढ़ेगी तो इसके पास पैसा ज्यादा आ गया, और पैसा ज्यादा आ गया तो पता चले कि पहले इसकी जो लिमिट थी वो 1 लाख की थी,
पहले 1 लाख की लिमिट थी, अब इसके पास पता चला कि 1,50,000 रुपए इसकी पर मंथ की जो इनकम है वो आने लग गई। तो इसकी आय में जैसे वृद्धि हुई तो उसने क्या किया कि पहले ये सीमित रूप से, मतलब एक लिमिटेड रूप से केवल क्या कर सकता था, मांग जनरेट कर सकता था, ठीक है। लेकिन जैसे इसकी आय बढ़ी तो इसने क्या किया, अब इसकी मांग बढ़ गई। ऐसे ही अगर किसी राष्ट्र के अंदर यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, व्यक्तियों की आय बढ़ती है, आय के स्रोत में अगर बढ़ोतरी होती है तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो उत्पादक करने वाले जो लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, तो कंपनियां क्या करती हैं, वो यहाँ पर उत्पादन को बढ़ावा देती है। और यही उत्पादन अगर मान लो कि उत्पादन को बढ़ावा देगी, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, और मान लेते हैं कि जैसे आईफोन का दौर चल रहा था, ठीक है, और इसकी डिमांड बढ़ी, अब लोगों की आय बढ़ी तो लोगों ने क्या किया, जो इनकी डिमांड ज्यादा की, किनकी, आईफोन की, तो इस कंपनी को जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इन्होंने क्या किया, पहले पता चला कि ये 1 साल के अंदर 1 लाख जो है वो उत्पादन कर रही है। अब लोगों की जैसे आय बढ़ी तो उन्होंने क्या किया, इसकी डिमांड की, अब मांग है ना वो 1.85 हो गई, मतलब 1.5 लाख लोगों। तो इन्होंने क्या किया कि इनकी पूर्ति करने के लिए इन्होंने क्या किया, इनको बढ़ावा दिया, क्योंकि डिमांड थी तभी तो उत्पादन किया। और यही कॉन्सेप्ट है कि मजबूत घरेलू मांग, मतलब अगर घरेलू स्तर पर आय का स्रोत अगर बेटर होगा, और अगर पैसे या फिर धन अगर अर्जित होगा और आय में अगर बढ़ोतरी होगी तो वो क्या करेंगे, मांग करेंगे, ठीक है, ये है। तब क्या होगा, जीडीपी के अंदर वृद्धि होगी वस्तु और सेवाओं की, ठीक है। इसीलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, आप समझते हो जाइए आराम से और चीजें आपको समझ में भी आ जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रिवाइज करके देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप मुझे एक बार वापस बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा उसको बता दूंगा। लेकिन फिर भी आप इसको आराम से रिवाइज करके देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया। फिर है सेवा क्षेत्र। अब सर्विस सेक्टर आप देखते हैं कि जैसे मैं भारत के संदर्भ में बात करता हूं तो सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा है। आज देखो, आज जो परिवहन के साधन है, परिवहन के साधनों के अंदर इतनी हायर टेक्नोलॉजी आ गई, आज आप घर बैठे बैठे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आप अगर आपको समय पर अगर नहीं जाना हो तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, कई सारे जो सेक्टर हैं आप उन्हें देख सकते हैं सर्विस सेक्टर का, ठीक है। सर्विस सेक्टर के भी अलग अलग आयाम आप देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो इतना जो अभी एक एडवांस लेवल पे काम किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने तरीके से काम कर रहा है। भारत के अंदर जो एआई समिट चल रही है उसके अंदर देखो 3 जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने वो लिस्ट हुई है यहाँ पर, और एप्लीकेशन वगैरह 3 एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च हुए हैं इस मामले में, भारत की 3 बड़ी कंपनियां। तो इस आधार पर क्यों, जब उनको मौका मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उत्पादन को बढ़ावा देंगे। क्यों, क्योंकि मांग है तभी क्या की जाएगी, पूर्ति की जाएगी। और अर्थव्यवस्था को समझने का सबसे बड़ा आधार यही है कि मांग और पूर्ति के बीच में बैलेंस रखना होता है। अगर इनके बीच में बैलेंस नहीं होता, अगर मान लो कि मांग ज्यादा है पूर्ति नहीं है तो दिक्कत होगी, और पूर्ति ज्यादा है मांग अगर नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। इस बात का ध्यान रखना, दोनों के बीच के अंदर जो मुद्रास्फीति का जो रोल है वो आता है, ठीक है। ये महंगाई जिसको बोल सकते हैं, आप आराम से देखिए, ठीक है, कि पहले आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं विनिर्माण, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आप इंडस्ट्री को देखते हैं, और इंडस्ट्री है, औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां पर नई नई जो उत्पाद है उनका निर्माण किया जाता है। हमारे जो घरेलू स्तर के ऊपर हमारी जो जरूरतें हैं उनके लिए जो भी टूल्स, उपकरण या फिर जो भी यंत्र बनते हैं उन सभी के लिए क्या की जाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बनता है, ठीक है। घरेलू स्तर से लेके नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जो भी चीजें हैं सब चीजें, ठीक है। अगर इनके अंदर बढ़ावा होगा, उनको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। और जीडीपी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है रोजगार बढ़ेगा। लेकिन रोजगार किनको मिलेगा ये डिसाइड करेगा उस पैरामीटर के आधार पर कि कौन उसके लिए काबिल है, कौन उसके लिए काबिल नहीं है, या अगर कोई काबिल नहीं है तो उसको काबिल बनाने के लिए क्या प्रोसेस की जाती है, एजुकेशन, इनोवेशन या फिर रिसर्च सेंटर या फिर कुछ प्रैक्टिकल चीजें या वर्कशॉप करके कुछ भी कई सारे आधार हैं, ठीक है। हम फिर बात करते हैं बुनियादी संरचनाएं।
इनमें निवेश, इनमें निवेश करना, जैसे निवेश एक पॉइंट आ गया, इन्वेस्टमेंट, निवेश करना किनमें, बुनियादी संरचनाओं के अंदर। बुनियादी संरचनाएं कौन सी है, आप देखते हैं सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, आप इनके अंदर कई सारी चीजें देखते हैं। जैसे बुनियादी संरचनाएं, जैसे मान लो कि एजुकेशन है, इसके लिए स्कूल, इसके अलावा आप देखते हैं कॉलेज, या फिर जो यूनिवर्सिटियां हैं वो तैयार की जाती है। इसके अलावा एजुकेशन में और क्या किया जाता है, आप देखते हैं जो रिसर्च सेंटर हैं वो तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो आज देखते हैं जो लाइब्रेरी वगैरह कई सारी चीजें निर्माण होगी। फिर इसके अलावा हम शिक्षा के अलावा और देखते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र जो है, स्वास्थ्य के अंदर देखते हैं, इसके अलावा हेल्थ, आप देखते हैं कई सारे जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो ये कई सारी जो चीजें हैं वो निर्माण की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्राथमिक जो सेंटर है, पीएससी है, सीएससी है, इसके अलावा आप देखते हैं फिर बड़े बड़े अस्पताल है वो तैयार हो रहे हैं। तो यहां से क्या होता है ये, इसके अलावा आप देखते हैं संरचना, अब संरचना और कौन कौन सी है, सड़क, रेल मार्ग, वायु मार्ग, इसके अलावा जल मार्ग, तो कई सारे हैं। आप देखते हैं कि अभी जो सड़क का जो लेंथ है वो काफी बड़ा है, काफी ग्रोथ हुई है और बहुत फास्ट हुई है। इसके अलावा रेल मार्ग, अभी इनकी जैसे क्या हुआ कि जो स्पीड है, गाड़ियों की स्पीड है उनको बढ़ाया गया है। इसके अलावा सड़कें दुरुस्त की गई है, अच्छी की गई है, कनेक्टिविटी की गई है। जो रूरल जो एरिया होता है वहां से उनको स्टेट हाईवे से, डिस्ट्रिक्ट से बाद में स्टेट, स्टेट से बाद में नेशनल हाईवे से उनको कनेक्ट किया गया है। और कई स्तर पर तो इंटरनेशनल लेवल से भी उनको कनेक्ट किया गया है, जो आस पड़ोस के जो कंट्री है उनके साथ में, ठीक है। इसके अलावा रेल मार्गों की आप देखते हैं वंदे भारत जो ट्रेन है, भले प्राइस ज्यादा लग रही है, लोग देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आज की जो वर्तमान पीढ़ी है वो प्राइस चुकाने के लिए तैयार है। पहले की पीढ़ी हो सकता था कि भाई बचत पर ज्यादा ध्यान देती थी, लेकिन आज की पीढ़ी जो है वो आप देखते हैं तो वो समय पर ध्यान देती है, वो समय को इंपोर्टेंट मानती है। और समय को ध्यान में रखते हुए वो क्या करती है कि वो जल्दी, सुगम और बेहतर जो आप ट्रांसपोर्टेशन जो व्यवस्था है उसका चयन करती है वो, और उसके लिए डिमांड बनती है। और डिमांड बनती है तो आप देखते हैं कि जब सड़क की लंबाई बढ़ेगी तो उसके अंदर रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। और सड़क के अंदर आप देखते हैं गिट्टी है, सीमेंट है, इसके अलावा बजरी है और जल है, तो कई सारे आयाम बढ़ते हैं। और जैसे आप सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट के अंदर आप देखते हैं आप कई सारे आयाम उसके अंदर जुड़ते हैं, उनकी फैक्ट्रियां लगती है, उनकी डिमांड बढ़ती है, तो वो ग्रोथ होती है। वहां पे क्या होता है, उनको रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो उससे क्या होता है, लोग डिमांड करते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है, ग्रोथ बढ़ती है। इसके अलावा रेल मार्गों की कनेक्टिविटी की गई, दुरुस्त किया गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए। इसके अलावा ब्रिज बनाए गए, टनल बनाई गई, सुरंग जो है, और रेल मार्ग, तो ऐसे कई सारे जो आयाम है वो इनके साथ कनेक्ट किए गए। आप आराम से देख सकते हैं चीजों को, इनके अंदर निवेश बढ़ता है। अब हो सकता है कि निवेश करने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी के पास पैसा नहीं हो या फिर पैसा कम हो, तो यहां पर कौन करती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, इनको टेंडर दे देती है कंपनियों को, कंपनियों को नेशनल इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, इनको टेंडर दे देती है कि आप क्या करें, इनको पूरा करिए। और आपको 10 साल का टेंडर दिया जाता है। 10 साल तक आप क्या करेंगे, जिसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मैं मान लेता हूं कि टोल प्लाजा है, ठीक है। अब भारत के अंदर मान लेते हैं कि 100 टोल प्लाजा बन रहे हैं, ठीक है, बड़े स्तर पर नेशनल हाईवे पर। और 100 टोल प्लाजा जब बन रहे हैं तो इन टोल प्लाजा के लिए बनाने के लिए कंपनियों को हायर किया गया, टेंडर दिए गए। वो उनको कहा गया कि आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या करवा रही है कि इनके साथ कोलैबोरेशन कर रही है
और उनको कह रही है कि आप एक टोल प्लाजा का निर्माण करिए, और 10 वर्ष तक एक कंपनी को टेंडर दिया गया कि आप 100 प्लाजा निर्माण करिए भारत के अंदर, और 10 वर्ष तक आप इससे क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, जो टोल टैक्स होता है वो आप ले सकते हैं। 10 साल बाद के अंदर आपका जो टेंडर है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति, जो दूसरी कंपनी है, अगर ये बीच में अगर छोड़ दें तो दूसरी कंपनी को टेंडर दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अपना भुगतान 10 वर्ष तक कर सकती है, ठीक है, ले सकती है पैसा। और इस आधार पर क्या हो गया गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट का टोल प्लाजा भी बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, और साथ के अंदर जो कंपनी इसका निर्माण कर रही है उसके पास पैसा भी चला गया। तो इसको निर्माण करने के अंदर किसकी जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, जो एम्प्लॉय है उनकी जरूरत पड़ेगी, पूरा मैनेजमेंट चलता है। उस आधार पर उनके पास भी क्या जाएगी, सैलरी। प्रोजेक्ट मिला, पैसा आया, और पैसे से क्या हुआ, आमदनी बढ़ी, तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो दोनों स्तर के ऊपर चीजें बढ़ेगी, सेवाएं भी बढ़ेगी और वस्तुओं का जो है उत्पादन भी होगा, दोनों तरीके से। फिर बात करते हैं जो नेक्स्ट टर्म है, ये इन्वेस्ट और बुनियादी संरचनाओं में मैंने ये चीजें बता दी, और कई सारी चीजें हम लोग बात करते रहेंगे इसमें, ठीक है। ये बात करता है कृषि के अंदर। अब कृषि जो पहले की जाती थी वो परंपरागत रूप से की जाती थी, वही जो, क्योंकि एक सीजनल होता है, सीजनल आप देखते हैं कि जो पहले 3 आधारों पर जो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट था, जहां रबी की फसल है, खरीफ की फसलें हैं, इसके अलावा फिर जायद की फसलें जो आती थी बीच में, तो आप देखते हैं अब फिर मानसून के परिवर्तन से इन फसलों के पैटर्न पर भी प्रभाव पड़ा। फिर इसमें क्या किया गया कि इन परंपराओं को, अब इनको जो डिमांड है, मान लेते हैं कि भाई डिमांड है 100 लोगों की डिमांड है खाने के लिए 100 लोगों की डिमांड है खाने के लिए, अब लोग हो गए 150, तो इन 50 लोगों की पूर्ति कैसे होगी। तो यहां क्या किया जाएगा कि पहले केवल एग्रीकल्चर 100, मान लेते हैं कि 100 क्विंटल अनाज पैदा कर रहा था, ठीक है। अब बाद में इसके अंदर क्या किया गया, इसका आधुनिकीकरण किया गया, इसके अंदर इनोवेशन किया गया, नवाचारी जो प्रयोग है वो किए गए, इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया, इसके अलावा जो उर्वरक हैं इनका उपयोग किया गया। तो कई आधारों पर क्या किया गया, एग्रीकल्चर के अंदर आधुनिकीकरण किया गया। अब इसके आधुनिकीकरण के अंदर क्या हुआ, जुताई, बुआई वगैरह जो भी कटाई है, ये सारे करने के लिए क्या किया गया, यंत्रों का इस्तेमाल किया गया। पहले एक खेत को अगर मान लो जोतते हैं तो उसके अंदर मान लेते हैं कि 5 दिन एवरेज टाइम लग जाता था, ठीक है। फसल कटाई के अंदर 5 से 10 लोगों मतलब इतना टाइम लग जाता था। तो इन सारे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अब यंत्रों का एडवांस में निर्माण किया गया, और इनकी वजह से क्या हो गया, जो काम पहले 5 दिन में होता था वो अब 1 दिन में होने लग गया। तो इससे क्या हुआ, लेकिन इससे प्रभाव क्या हुआ कि पहले यंत्रों के ना होने से जो 5 दिन काम चलता था, तो यहाँ पर घरेलू स्तर के ऊपर और जो बाहरी लेबर थी उन दोनों को यहाँ पर रोजगार मिलता था। अब इसने क्या किया, इसको छीन लिया। लेकिन आप सिर्फ एक नजरिए को देख रहे हैं कि यहाँ से एग्रीकल्चर के अंदर जो रोजमर्रा के रूप में काम करने वाले लोग हैं उनकी आमदनी कम हुई, लेकिन यहाँ देखिए इधर यंत्र बनाने के लिए कितनी टेक्नोलॉजी लगी है, इसके अलावा इनके उपकरणों को तैयार करने के लिए और भी रोजगार, इनके कई सारे आयाम यहाँ कनेक्ट हो गए। तो एक जगह से अगर रोजगार कम हो रहा है तो दूसरी जगह बढ़ भी रहा है, इन दोनों को भी बैलेंस किया जाता है, ठीक है। आप आराम से समझते हुए जाइए, चीजों को मैं आराम से समझा दूंगा आपको। इसके अलावा एग्रीकल्चर के आधुनिकीकरण मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और क्या देखते हैं कि जो कीटनाशक का उपयोग किया गया, लेकिन वो पर्यावरण के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन जब हम लोग सस्टेनेबल वो पढ़ेंगे डेवलपमेंट तो उसमें इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि उत्पादन, जैसे ही उत्पादन बढ़ा, देखिए एग्रीकल्चर के अंदर क्या हुआ, आधुनिकीकरण करने से क्या हुआ, इसके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कैसे कि एग्रीकल्चर का पहले एक एरिया था, और इस एक एरिया के अंदर मैं मान लेता हूं कि गेहूं या चावल है वो 5 क्विंटल, अगर वो एक एकड़ के अंदर अगर मान लेते हैं कि 5 क्विंटल अगर मान लो अनाज पैदा हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या किया गया, इसके आधुनिकीकरण से क्या किया गया, इसके अंदर कुछ ऐसे इनोवेशंस, रिसर्च डेवलपमेंट जो है उनके आधार पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए गए। तो इन्होंने क्या किया, इसकी जो उत्पादन करने की क्षमता थी, किसकी, जमीन की जो उत्पादन करने की क्षमता थी उसको क्या किया, उसने प्रभावित किया। कैसे, इसने
इसकी उत्पादन क्षमता जो पहले 5 क्विंटल थी 1 एकड़ के अंदर, अब इसकी संख्या बढ़ाकर यहाँ पर क्या कर दी, 5 की जगह 6 कर दी, या 5 प्लस कर दी, या 6 प्लस कर दी। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे क्या किया गया, ग्रोथ की गई। अब यहां से अगर यहाँ बढ़ी है तो इस चीज का पता चला कि यहां से यहां तक पहुंचे कैसे। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि 5 से अगर 6 हो सकती है तो 6 से 8 भी हो सकती है। अब इसीलिए कहा गया कि पहले इस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर होता था, फ्लैट एरिया के अंदर, ठीक है, समतल के अंदर, लेकिन बाद में क्या किया गया, वर्टिकल एग्रीकल्चर करने लग गए, वर्टिकल। ठीक है, दूसरा फिर यहां पर जो संसाधन थे, संसाधनों का उपयोग कैसे, संसाधनों का उपयोग कैसे, कि संसाधन जैसे जल संसाधन है, अब कई जो भूमिगत जल है उनकी संख्या कम होनी चाहिए, मतलब वहां मात्रा कम हो गई और उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ा, तो उन्होंने इसका उपाय निकाला। फिर आप देखते हैं जो स्प्रिंकलर जो एग्रीकल्चर है, मतलब जो जल वितरण प्रणाली है उसके अंदर, ठीक है, तो फव्वारे वगैरह ली, अब जो ड्रिप सिंचाई आ गई, ठीक है, जो हमने इजराइल का कॉन्सेप्ट है उसको देखा उसके आधार पर, तो इस आधार पर क्या किया गया, एग्रीकल्चर में आधुनिकीकरण करने से उत्पादन को बढ़ावा मिला। ठीक है, और उत्पादन अगर मान लो कि उत्पादन को अगर बढ़ावा मिला तो इससे क्या हुआ, उत्पादन जैसे बढ़ा, तो जैसे उत्पादन हुआ तो उत्पादन के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो की, उत्पादन जैसे यहां पर ग्रोथ किया तो उत्पादन बढ़ने से आय बढ़ रही। क्यों, क्योंकि पहले मान लेते हैं कि 1 क्विंटल जो है, अगर इसकी प्राइस अगर मान लो कि 3,000 रुपए है, ठीक है, लेकिन पता चला कि केवल 100 क्विंटल इस एरिया के अंदर जो है वो उत्पादन हो सकता था, और 1 क्विंटल की कीमत इतनी है, पहले से 100 हो सकता था। अब इसके अंदर आधुनिकीकरण करने से क्या हुआ, इसकी 100 की जगह यहां पर कितना कर दिया गया, 150 या 200, इसको डबल किया गया। जैसे डबल किया तो पहले उत्पादन 1 का 3,000 था, ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि यहां उत्पादन बढ़ गया, तो पहले केवल 100 तक था, अब इसका डबल हो गया। आप आराम से देख सकते हैं इस चीज को, ये देखिए यहां 3 लाख रुपए हो गए और यहां इसका डबल हो जाएगा 6 लाख रुपए। ऐसे इसका मतलब उत्पादन बढ़ने से आय बढ़ गई, और जितनी आय बढ़ेगी उतने हम खर्च कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसा बढ़ा है, और पैसा जैसे अपने हाथ में आया तो हम खर्च करने के लिए भी जाएंगे। अब खर्च कहां करेंगे, घरेलू स्तर के ऊपर और अन्य क्षेत्रों के अंदर जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूर्ति करने के लिए। तो अब आप देखें, अब सरकार भी खर्च करती है और मानव भी खर्च करता है, जो नागरिक होते हैं वो भी, घरेलू स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर। ठीक है, तो वैसे ही वो सारी चीजें, उत्पादन बढ़ेगा तो जितना उत्पादन बढ़ा वस्तु और सेवाओं के अंदर उतनी आय बढ़ी है, और आय जितनी बढ़ी है मतलब जितना जेब में पैसा उतना खर्च कर पाएंगे। हमारे पास जेब में 100 रुपए है तो हम 200 रुपए कहां से खर्च करेंगे, तो 200 रुपए के बीच में जो अंतराल है उसके लिए बैंकिंग सिस्टम आ गई। यहां देखो सर्विस सेक्टर के अंदर हम लोग देखते हैं, इस बैंकों ने क्या कहा कि आप काम करिए कि 100 रुपए आपके पास है और 100 रुपए मैं दे देता हूं खर्च करने के लिए, कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, तो वहां पर व्यवस्था हो गई लोन की। इंश्योरेंस भी हो गया और लोन भी हो गया, दोनों काम हो गए। इसकी गारंटी की बात आ जाती है, मतलब 100 रुपए से 200 के बीच में जो गारंटी की बात है वो इंश्योरेंस आ गया, और जो पैसा देने की बात आ गई वो बैंकिंग सेक्टर दे रहे हैं, जहां पर बात आ गई किसकी, जो लोन की व्यवस्था। ठीक है, जो आज देख रहे हैं कि आपके पास एक बड़ी मात्रा में पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी मात्रा में पैसा दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं इसमें आगे। ठीक है, फिर बात में भौतिक पूंजी, जो आप देखते हैं भौतिक पूंजी, जैसे मान लो कि आप देखते हैं भौतिक पूंजी का मतलब क्या हो गया, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक हो गया। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये उत्पाद है, ये इसकी बात है, तो ये भौतिक हो गया। ठीक है, ये कह रहा है पूंजी निवेश है, अगर मैं इसके ऊपर इसको पढ़ा रहा हूं, उससे मुझे आमदनी मिल रही है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे लाभ होगा। ठीक है, तो वो मुझे कमा के दे रही है, ये यहां पर। दूसरा भौतिक पूंजी होगा, जो अगर बढ़ोतरी होगी, इसकी डिमांड होगी और उत्पादन होगा तो आय बढ़ेगी, राय बढ़ेगी, तो बाद में जो और अन्य क्षेत्र वो भी उनमें बढ़ावा मिलेगा। फिर है श्रम शक्ति, ये क्या किया जा रहा है कि भौतिक पूंजी, श्रम शक्ति और तकनीकी प्रगति। तकनीकी, अगर हम तीनों के अंदर ध्यान रखना, उत्पादन बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं कि भौतिक पूंजी, अगर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे, इसके अलावा इसमें सुधार करेंगे।
अगर इसके अंदर सुधार करते हैं, इसको ग्रोथ देते हैं, तो ग्रोथ बढ़ेगी। ऐसे ही श्रम शक्ति, हमने अब देखो नए जो श्रम कानून है वो लेकर आए। इसके अलावा इनकी जो आय थी उसको फिक्स किया गया, तो श्रम जो कानून थे उनके माध्यम से इनके साथ शोषण होने से बचाया गया। तो जैसे शोषण को रोका जाएगा तो ये क्या करेंगे कि इंटरेस्ट लेंगे काम करने में। श्रम के अंदर अलग अलग तरीके से आ गए, कौशल युक्त और गैर कौशल युक्त जो श्रम है उनकी बात की जा रही है, जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड की बात की जा रही है। स्किल्ड के अंदर वो हो गया जहां पर वैज्ञानिक तरीके से एक व्यवहारिक रूप से क्या किया जाता है, चीजों को सिखाया जाता है। जैसे मान लो कि ये पेन बनाना है, तो ये पेन बनाने की विधियां हैं और इसका जो पूरा कोर्स है वो करवाकर इसको क्या किया जाता है, इसको तकनीकी रूप से तैयार किया जाता है, जो कौशल युक्त होता है। और नॉन कौशल युक्त होता है जिसके अंदर जो बिना वैज्ञानिक अध्ययनों के और बिना वर्कशॉप के क्या किया जाता है, डायरेक्ट वो काम करते हैं। ठीक है। फिर बाद में क्योंकि दोनों अगर काम करेंगे तो उसे अगर दोनों के अंदर सुधार करेंगे तो उत्पादन तो बढ़ेगा। फिर बाद में और उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो बाद में जो और व्यवस्थाएं हैं वो सारी डेवलप होगी और जीडीपी का आधार तय होगा और जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो संख्यात्मक रूप से। फिर बाद में है तकनीकी प्रगति के अंदर सुधार। हमने देखो पहले हम लोग जो टेक्निकल रूप से हम लोग चीजों को नहीं जानते थे, अब क्या होने लग गया, हम टेक्नोलॉजी के रूप में चीजों को हम लोग घर बैठे बैठे चीजें सीख सकते हैं। ऑनलाइन मेथड चीजें आ गई, सुधार के लिए कई सारी एजेंसियां ओपन हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी सारे जो ऐसे एप्लीकेशन है, इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं और इसके अलावा ऐसे कई कोर्स हैं जो डेवलप किया जा रहा है। आप देखते हैं जैसे भारत का आईआईटी जो है, आईआईटी, तो वो नई नई जो है वो जो प्रोडक्ट है वो तैयार कर रहा है, नई नई जो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में और कई सारे नवाचारी उपाय कर रहा है। तो कई सारी चीजें हैं उनमें क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। इससे क्या होगा, ग्रोथ बढ़ सकती है और जब ग्रोथ बढ़ेगी तो सीधी सी बात है आर्थिक समृद्धि के अंदर सुधार होगा और ये बढ़ेगी। वही चीजें हैं, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें कारक है। ठीक है, इसके अलावा और भी कारक हो सकते हैं लेकिन मैंने तो इतने लिए हैं आपको समझाने के लिए। अब आपको चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे। अगर किसी चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसके लिए कुछ चैलेंज भी आ सकते हैं, तो वो चैलेंज क्या क्या आ सकते हैं और उनमें और कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, तो हम उसको भी इसमें पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं प्रमुख चुनौतियां प्रमुख चुनौतियां कौन सी होगी, अब आप देखिए आराम से। प्रमुख चुनौतियां, मेजर चैलेंजेस क्या है, आप देखिए। पहला, आय में असमानता। एक व्यक्ति के पास आय ज्यादा है, एक के पास कम। आप देखते हैं कि आय की असमानता है, इसके कई सारे रिपोर्ट सूचकांक भी आते हैं और ग्लोबल लेवल पे आते हैं। तो आप देखते हैं कि जहां पर आय की असमानता है वो एक व्यक्ति, आप देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको चीजें समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 10,000 रुपए है पर मंथ का, जो दूसरा व्यक्ति है, मान लें एक व्यक्ति है इसकी 10,000 रुपये है, एक की 20,000 रुपये है, एक ही 1 लाख रुपए है। तो आप तीनों का अंतराल देख लीजिए। इस व्यक्ति के पास 10,000 रुपए आ रहे हैं, तो इसके पास 10,000 रुपए क्यों आ रहे हैं ये भी पता करना जरूरी है। क्या ये कौशल युक्त काम करता है, अकौशल युक्त काम करता है, क्या काम करता है। तो इसके आय का स्रोत है जो 10,000 रुपए है, तो ये जिसकी आय का स्रोत 10,000 रुपए है तो वो खरीद भी उतना ही पाएगा, मतलब खर्च उतना ही कर पाएगा जितना उसका आमदनी है। अगर एक्स्ट्रा अगर उसको चीजें वस्तुओं की मांग या फिर उनका अगर वो आदान प्रदान करना चाह रहा है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा या उधार लेना पड़ेगा। दो चीजें, ऋण जो है वो ब्याज युक्त होता है, एक गैर ब्याज युक्त होता है। दोनों तरीके से घरेलू स्तर पर भी ले सकता है और बैंकों से भी ले सकता है, और उधार भी ले सकता है या फिर गिरवी रख के पैसा ले सकता है और वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। ठीक है। दूसरा, इस व्यक्ति की आय जो है 20,000 रुपए,
अब अगर इस व्यक्ति के पास 10,000 रुपए आए हैं तो इसकी जो ईयरली जो इनकम है वो 1,20,000 रुपए होगी, इसकी 2,40,000 रुपए होगी, और इसकी 1 लाख है तो 12 लाख हो गई। अब ये 1 साल के अंदर 1,20 कमा रहा है, ये 2,40 कमा रहा है, और ये 12 लाख कमा रहा है। तो तीनों के आधार पर देखते हैं कि आय की असमानता है, ठीक है। जबकि जरूरत रोटी कपड़ा मकान जो आम जरूरत है वो सबकी सेम जैसी है, लेकिन एक व्यक्ति है जो घरेलू स्तर पर अपना काम चलाता है, इसकी जैसे आय बढ़े तो ये अपनी थोड़ी सी मांग जो है वो ज्यादा करेगा, और इसकी अगर ज्यादा इनकम है तो यहाँ पर देखिए ये अपनी डिमांड ज्यादा करेगा। हो सकता है कि इसके पास केवल साइकिल हो, ये व्यक्ति बाइक रखता हो, लेकिन ये व्यक्ति कार रख सकता है। यह देखिए तीनों के अंदर फर्क है। आप आराम से देखिए चीजों को समझिए कि यहां पर क्या होगा, आय की असमानता क्या करती है, उत्पादन को बढ़ावा देने में जो है वो बेहतर साबित होती है, और आय की असमानता क्या करती है, उत्पादन को प्रभावित भी करती है। दोनों तरीके से आप देखते हैं। इस व्यक्ति के पास आय अगर इतनी है तो ये क्या करेगा कि मांग उतनी ही कर पाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग फिर उत्पादन होगा। अगर डिमांड कम होगी, क्योंकि आय कम है तो डिमांड कम होगी, मतलब मांग कम होगी, तो उत्पादन करने वाले जो कारक हैं, मतलब उनको उत्पादन करने वाली कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको वो लाभ के लिए काम करती है, लाभ नहीं मिलता, तो क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट है या फिर जो ग्रोथ है वो उतनी रहती है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता, फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहां पर फिर इनकी डिमांड बनती है, तो इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग अलग चीजें बनती है, इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग अलग चीजें। यहां साइकिल का निर्माण हो रहा है और यहां पर बाइक का निर्माण, तो इनकी अगर मान लो आय बढ़ती है, इस व्यक्ति की आय अगर मान लो कि 1 लाख रुपए हो जाती है कभी, तो ये क्या करेगा कि कार की डिमांड करने लग जाएगा। तो इस आधार पर क्या होता है, आय की जो असमानता है वो भी क्या करती है, इनको प्रभावित करती है, ठीक है। इस चीज से अगर किसी की अगर डिमांड अगर मान लो ये अगर पर जो पैकेज है 12, अगर 1 साल का अगर 12 लाख रुपए होने लगे, मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ का, तो इससे क्या होगा कि इनकी जो डिमांड है वो ज्यादा रहेगी, डिमांड रहेगी तो फिर कंपनी उस हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है। और अगर मान लो कि वो ऐसा नहीं करते हैं, इनकी आय अगर मान लो इतनी है, लेकिन पता चले कि महंगाई ज्यादा होगी, तो महंगाई ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, कीमतें बढ़ गई और कीमतें बढ़ने लगी, कीमतों की वजह से क्या होने लग गया कि ये प्रभावित होने लग गया कि मैं भी लूं या नहीं लूं कार। तो उस आधार पर भी चीजें मानसिक रूप से क्या होता है, तैयार होता है। आपको मैं बिल्कुल घरेलू तरीके से समझा रहा हूं, चीजें आराम से समझते हो जाइए, और कॉन्सेप्ट समझने आने के बाद फिर आपको चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसमें टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लेकिन सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इसमें। फिर बाद में रोजगार सृजन में कमी, ये इसको रोजगार सृजन में कमी कैसे होगी। अब रोजगार सृजन कैसे होगा मैं बताता हूं। यदि उत्पादन कम होगा, देखिए अगर उत्पादन कम होगा, मैं इधर बता देता हूं, अगर उत्पादन कम होता है क्या सप्लाई उसको प्रभावित करती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि अगर सप्लाई नहीं हो रही है तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है, पहला तो ये। दूसरा, यदि डिमांड कम हो तो भी उत्पादन प्रभावित हो, इसका मतलब सप्लाई और डिमांड, जो मांग और पूर्ति है, इनके वजह से उत्पादन के अंदर क्या हो सकता है, कमी आ सकती है, ठीक है। तो अगर उत्पादन नहीं होगा और उत्पादन नहीं हुआ तो यहां पर क्या होगा, रोजगार नहीं बढ़ पाएगा, पहले ही, ठीक है। दूसरा, यदि सरकार केवल सरकारी नौकरियां दे सकती है, मान लेते हैं कि 1 लाख नौकरी है और 1 करोड़ लोग हैं फॉर्म भरने वाले हैं, तो नौकरी तो केवल इतने लोगों को मिलेगी, जो 99 लाख है इनका क्या होगा, ये दोबारा वेट करते रहेंगे, और एक उम्र जो है उसका दौर निकल जाएगा तैयारी करते करते, और यहां पर भी जाएंगे तो इनका मामला जो है वो लिमिटेशन में रहेगा, क्योंकि जो आय का स्रोत है वो एक फिक्स रहता है, और सरकार फिर धीरे धीरे क्या करती है, जो पे ग्रेड है वो बढ़ा कर उनका जो प्रोत्साहन करती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रोजगार सृजन में कमी और किस वजह से हो सकती है, आप आराम से देखिए, ये भारत है, ठीक है,
और भारत के एरिया के अंदर, अब इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, इधर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर मान लेते हैं कि भाई चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो अगर यहां पर कोई ऐसी घटना हो जिसकी वजह से भारत के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसी घटना जिसकी वजह से भारत के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसकी वजह से क्या होगा कि भारत के अंदर लोग निवेश करने से बचेंगे। जो कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनी है, वो यह इन्वेस्टमेंट करने से बचेगी। क्यों? क्योंकि वो लाभ के लिए काम करने आती है और उत्पादन के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। कारण, क्योंकि अगर यहां पर अगर मान लो कि कोई भी हिंसात्मक गतिविधियां होगी या फिर कोई रोक टोक होगी, तो यहां पर वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करने से बचेगी। इन्वेस्टमेंट करने से बचेगी तो निवेश नहीं होगा या निवेश कम होगा, ठीक है। एक तो ये, और एक होता है निवेश के अंदर एक पैसा आता है एफडीआईसी, एक एफआई या एफबीआई। तो ये तो लंबे काल के लिए आता है, लेकिन यहां प्रॉब्लम होती है इसमें, ये कम समय के लिए आती है, लाभ के लिए आती है। इनको जहां मुनाफा दिखता है वहां कंपनी आके इन्वेस्ट कर देती है। जैसे आप देखते हैं अभी सिल्वर और जो गोल्ड है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसके अंदर इतनी ग्रोथ हुई, कितना परसेंटेज ग्रोथ हो गया उसके अंदर। तो कई कंपनियों ने क्या किया कि यहां पर इन्वेस्टमेंट किया और उनको पता चला कि भाई यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, इससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और कॉन्सेप्ट को समझिए आराम से। ये भारत और ये यूएसए है और ये मैं यूके मान लेता हूं, 3 कंट्री है, ठीक है। तीनों कंट्री के अंदर आराम से देखिए क्या चीज है कि भारत, अब मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई एक फिनटेक कंपनी है, ठीक है, और वो आती है और भारत के अंदर क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। और यहां पर उसको लगता है कि भाई यहां पर उसको मान लो कि जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है, या 5% का लाभ हो रहा है। लेकिन बाद में 2 महीने बाद में पता चले कि उसको इस जगह भारत के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है, या कुछ ऐसी आपदा आ गई, कुछ भी कारण हो सकता है, जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि उनको नुकसान हो, मतलब उनकी इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या हुआ, कमी आने लग गई, 4 आ गई, 3 आ गई, 2 आ गई, ऐसे उनको नुकसान होने लग गया। अगर इनकी वैल्यू कम होती गई तो ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका लाभ कम हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इनको 5% से ज्यादा दूसरी जगह कौन सी जगह लाभ मिल रहा है, तो पता चलेगा यहां पर 6% लाभ मिल रहा है। अमेरिकन सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने या फिर जो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का, उसने जो इंटरेस्ट रेट है वो उसने बढ़ा दी। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट वहां पर जाकर लगाएंगे। यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हो गया, ये लोग यहां से पैसा निकालेंगे और यहां लगा देंगे लाभ के लिए। और पता चला कि ये गवर्नमेंट भी अगर मान लो कुछ ऐसा एक्शन लेती है जिसकी वजह से, तो ये कंपनी निकाल के दूसरी जगह लगाएगी पैसा। तो ये लाभ के लिए काम करने वाली कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, वो एक जगह से पैसा निकालती है दूसरी जगह से। जैसे पैसा यहां से निकलेगा तो मार्केट वैल्यू के अंदर क्या होगा, प्रभाव होगा। और जैसे शेयर मार्केट कम होगा या फिर अन्य जो चीजें होगी, तो उससे क्या होगा, जो मार्केट है वो प्रभावित होगा और वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेशक है वो प्रभावित होंगे, वो नकारात्मक रूप से चले जाएंगे। वो क्या करेंगे, निवेश करने से बचेंगे सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है। और निवेश नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्रियां नहीं लगेगी वहां पर। फैक्ट्रियां नहीं लगेगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों के पास आय का स्रोत वो रुक जाएगा, कम होगा। और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो वो क्या करेंगे, जब खर्च करने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट के अंदर वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी जो भौतिकवादी जो कल्चर है उसको प्रभावित करने वाले जो अन्य जो आयाम है, उनको वो क्या करेगा, वो खरीद नहीं पाएगा, ठीक है। ब्रांडेड चीजों को नहीं ले पाएगा, और इन आधारों पर क्या होगा, जो ब्रांडेड चीजों पर इन्वेस्टमेंट करने वाली जो कंपनी है वो वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, और ये सारा सर्कल चलता रहता है। और इस आधार पर रोजगार के सृजन के अंदर क्या होगा, कमी होगी, ठीक है। ये अगर मान लो कि सरकार है, वो अगर गवर्नमेंट रोजगार के लिए अगर मना कर दे कि हम लोग गवर्नमेंट के अंदर जो रोजगार है उसकी परिपाटी को ही खत्म करते हैं, अब प्राइवेट तरीके से क्या होगा, लोग टेंडर देंगे और वो क्या करेंगे, काम करेंगे। लेकिन मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग बता रहे हैं चीज की। आप देख सकते हैं आगे,
फिर बात करते हैं, मैंने ये बता ही दिया इधर, वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां, ठीक है, और भू राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान इत्यादि। लेकिन एक बार ये पढ़ लेते हैं, ये रह गया बढ़ती और अकुशल जनसंख्या। वर्तमान संदर्भ के आधार पर देख रहे हैं तो ये प्लस इतना पॉपुलेशन भारत के अंदर है, ठीक है। अब समस्या ये है कि पहले तो 0 से लेके 15 तक, दूसरा 15 से लेके, फिर हम लोग देखते हैं बार 25-30 से इसमें देख लेते हैं, ठीक है, 27 तक लगभग, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं कि 15 से लेके 60 वाले को देख लेते हैं, ठीक है। अब इन एज के अंदर देखते हैं ये मेरी बात क्लियर कर देता हूं आपको कि यह प्रभावित कैसे करता है। देखो, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, चाहे उसकी दर कम हो, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि जो जनसंख्या का लार्जेस्ट एरिया है वो बड़ा है, स्त्री पुरुषों की संख्या ज्यादा है, तो विवाह करते हैं तो बाद में बच्चे का जन्म होता है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ती है। मैं एग्जांपल देता हूं, 100 लोग शादी करते हैं तो हो सकता है कि वो 100-200 बच्चे और जन्म ले दें, लेकिन पता चले कि 1 लाख लोगों की शादी हो रही है, तो एक बार में पहले एक देश के अंदर अगर 100 लोग शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पर 100 लोगों की शादी हो रही है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 वर्ष के भीतर या बाद में 100 बच्चे प्लस का जन्म हो जाए, ठीक है, या जितने भी लोग हैं, ठीक है। अब किसी देश के अंदर, अब भारत जैसे कंट्री है, वहां पर 1.42 करोड़ अगर पॉपुलेशन है, और अगर एक साल के अंदर मैं मान के चलता हूं अगर 10 लाख शादी होती है, और इनके आप देखें तीनों का अंतराल देख लीजिए, 10 लाख लोगों की शादी हुई और पता चला कि वो 1 साल के बाद में पेरेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों का जो जन्म हो रहा है वो यहाँ पर अगर 10 लाख लोगों ने शादी की है, ठीक है, 10 लाख जोड़े बने, तो यहाँ पर पता चले कि 10 लाख एवरेज मान लेता हूं कि इतने बच्चे जन्म हो गए इनके, तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई यहाँ पर। अब क्या हुआ कि जैसे ही हो, अब ये पारिवारिक जो व्यवस्था इसके अंदर जो सर्कल चल रहा है वो चल रहा है, ऐसे ही जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी और शादियां ज्यादा होगी तो बच्चे भी ज्यादा होंगे, लेकिन उसकी वृद्धि को क्या किया कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, आप देखते हैं कि जो जनसंख्या का प्रभाव है वो जीडीपी पर पड़ता है, कैसे, मैं क्लियर कर देता हूं बात। हर चीज से कनेक्ट करते जाएंगे आराम से कि बढ़ती और अकुशल जनसंख्या, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि अकुशल जनसंख्या आ गई, पहला तो मैंने मैरिज का कॉन्सेप्ट बता दिया कि ज्यादा शादियां होंगी, ज्यादा बच्चे होंगे, ठीक है। अब बच्चे हो गए तो 0 से 15 यहां तक लोग काम नहीं कर रहे, ठीक है, और यहां तक लोग काम नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया, डिपेंड, ये डिपेंड हो गए किनके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, मतलब बारिश स्रोतों के ऊपर डिपेंड हो गई है। और इसके अलावा 60 से 65 प्लस, फिर अगर बुजुर्ग अवस्था में चले गए तो ये भी डिपेंड है, ये भी डिपेंड हो गए, तो यहां पर भी इनका खर्चा बढ़ रहा है, किनका, इन कार्य कौशल जो योग्य लोग हैं इनका खर्चा बढ़ रहा है, किनके ऊपर, बच्चों के ऊपर और इन बुढ़े बुजुर्गों के ऊपर, ठीक है। तो उनके आय का जो स्रोत है वो, अब वो डिपेंड करता है कि आप कौशल युक्त रोजगार में है या अकौशल युक्त रोजगार के अंदर है। अकौशल अगर रोजगार रहेगा तो आपकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो पैसा चला जाएगा पूरा उसमें, बच्चों की जिम्मेदारी, दूसरा जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए, दो सीनियर सिटीजन है, इनकी डिमांड, दोनों की पूर्ति करते हुए जो आय है, जो आय का बड़ा हिस्सा है वो इन दोनों के अंदर खर्च हो जाएगा, तो इनके पास क्या होगा, बचत नहीं हो पाएगी, और बचत नहीं होगी तो ये लोग क्या करेंगे, जो कंजम्पशन है, मतलब जो उपभोक्ता है, उपभोग है, ठीक है, उपभोग क्या करेंगे, लिमिट में करेंगे, केवल जरूरत पूरी करेंगे, और उपभोग कम करेंगे तो यहां क्या होगा, ये मांग नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी जो है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आय नहीं बढ़ेगा तो लोग खर्च नहीं करेंगे। वही चीज है, सारी चीजें आप सारी चीजों को आराम से जोड़ के देखिए, ये सारे एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट है, ये सारी चीजें प्रभावित होती है। अब देखिए यहां पर, अब यहीं पर कहा गया कि ये जो अकुशल जो जनसंख्या इसकी बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये लोग अब पारिवारिक स्थिति को देख रहे हैं तो यह दिक्कत होने लग गई इसको।
अकुशल जनसंख्या में एग्जाम्पल दे देते हैं। अकुशल जनसंख्या जैसे मान लो कि श्रमिक है, ठीक है, इसको आराम से समझिए। श्रमिक है और 8% समय में मैं राजस्थान की बात कर लेता हूं, तो जो मजदूरी है, वो जो लेबर कॉस्ट है वो है 600 रुपया। अलग अलग जगह हो सकता है, मैं अपने एरिया की बता रहा हूं, ठीक है। और जो कारीगर है भवन निर्माण के लिए, तो वो 1200 रुपये प्लस लेता है एक दिन का, ठीक है। इसको कारीगर जो है इसको स्किल रहती है, लेकिन वो टेक्निकल जो एजुकेशन है वो नहीं है इसके पास में। इसके पास दोनों ही नहीं है। दोनों की आय के अंदर क्या हो गया, प्रभाव आ गया, दोनों के अंदर अंतराल आ गया, तो दोनों की डिमांड भी अलग अलग हो गई। अब पता चला कि ये भी देखो, ये कारीगर है और जो टेक्नोलॉजी के आधार पर ये अकुशल है, ठीक है, लेकिन वैसे इसको काम आता है प्रैक्टिकली। तो ये 12,000, अगर मान लो कि 1200 रुपये ले रहा है, तो 36,000 रुपये इसका महीने का आ रहा है, ठीक है। और यहां पर कितना आ रहा है, 600 एक दिन का हो गया, तो 18,000 रुपये हो गए। अब पता चला कि इस जो श्रमिक है, अब जो मजदूरी करने वाला है, इसके घर के अंदर 6+ मेंबर है और इसके घर में 8 मेंबर है। दोनों के घर बता रहा हूं, आराम से समझिए चीजों को। इसके घर में 6+ मेंबर है, इसके घर में 8 मेंबर है, ठीक है। तो अब पता चले कि पेरेंट्स हो गए, पहला इनके जो पेरेंट्स हो गए और इनके बच्चे हो गए, ठीक है। 6 कौन हो गए, माता पिता 2, हस्बैंड वाइफ 2 और 2 बच्चे। तो इस आधार पर 6 लोग हो गए। यहां पर इनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि जो 2 ऊपर वाले हैं ये काम नहीं कर रहे, और काम नहीं कर रहे तो ये अपनी मजदूरी का पैसा किसके लगाएंगे, इसके ऊपर, क्योंकि खर्चा बढ़ गया ना इधर। इनके दवाई पानी का भी है, या फिर उनकी और भी जो जरूरतें हैं, आप देखते हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतें हैं, जिसके अंदर विवाह आता है, या फिर अपने रिलेशन में कोई विवाह आता है, तो उनका जो लेन देन का जो खर्चा है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होता है। दूसरा अपने खुद की, क्योंकि दैनिक जो जरूरतें हैं उनको पूरी करना। इसके अलावा आप देखते हैं तो जैसे खाद्यान्न जो सामग्री है उनके लिए, इसके अलावा 2 बच्चे, अब इनका एजुकेशन है, उनका हेल्थ है, उनका जो न्यूट्रिशन है, पोषण है उनका, और जो है, तो ये कई सारी चीजें हैं वो डिमांड करते हैं। तो ये इसका पैसा कहां जा रहा है, इसी के अंदर, तो बचत नहीं हो पा रही। और ये पैसा ज्यादा कमा रहा है, लेकिन यहां पर भी वही मामला है, दोनों। तो दोनों का आधार हो सकता है कि इसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा हो तो ये ज्यादा थोड़ा बचत करे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि दोनों कहां काम कर रहे हैं, ये दोनों श्रमिक काम कर रहे हैं ऐसे क्षेत्र में जहां उनको स्वास्थ्य प्रभाव करता है, हेल्थ को ज्यादा नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि सीमेंट, कंक्रीट और डस्ट वगैरह लगती है तो फेफड़ों में जमती है, और फेफड़ों में जमती है तो ये व्यक्ति कब तक काम करता है, ये 50-60 साल तक काम करता है, एवरेज तक 60 साल तक काम करता है, 65 कर लेता है। लेकिन अगर ये लास्ट के अगर मान लो कि ये 80 साल जीता है, तो ये जो 20 साल है ना इसकी जिंदगी के बहुत खतरनाक तरीके से इसके निकलते हैं। कैसे, क्यों, क्योंकि अब पता चले कि अगर इनके बच्चे अच्छे निकल गए तो ठीक है, और बच्चे अगर मान लो कि इनकी देखभाल वाले नहीं निकले तो इनकी दुर्गति हो जाती है फिर यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो 60 साल जो पैसा जो कमाया है, भाई अगर मान लो 20 साल से काम कर रहे हैं, 60 साल तक काम कर रहे हैं, तो 40 साल पैसा कमाया है, वो 20 या 10 साल जो 15 साल है वो बड़ी बीमारी को जन्म देता है। बड़ी बीमारी क्या करती है, इनके पैसे के लिए वो पूरा खर्च करवा देती है, और इस आधार पर इनकी जो जिंदगी का जो संकट है वो एक जाल के रूप में फंस जाता है, और वो गरीबी के दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। और गरीबी का दायरा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो ऐसी स्थिति में रहेंगे कि वो अपने बच्चों के लिए पैसा ज्यादा नहीं यूज कर पाएंगे, एजुकेशन के अंदर कम कर पाएंगे, हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, और इस आधार पर जो उनकी जीवन रूपरेखा है वो संकट के अंदर गिर जाएगी। और इसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यही खत्म करते हैं। ये जो इंटरनेशनल वाला है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये आर्थिक डेवलपमेंट वाला है वो यही खत्म करते हैं हम, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा। तो इस आधार पर आपको चीजें समझ में आ रही है। अब ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और यहां पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।